Hello, my dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss two papers, particularly inorganic chemistry for NEET examination. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि इस साल 23 में जो नीट एग्जाम हुआ उसमें 4 क्वेश्चन आए केमिकल बॉन्डिंग से। याद दिला देता हूं आपको जिन्हें एग्जाम स्टूडेंटों ने दिया। एक तो आया साहब आपके पास में ऑक्टेट रूल का, चेक करो, ठीक है, जिसमें 3-4 स्पीसीज दे रखी थी, बोला था कि साहब कौन सा है जिसमें ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता। एक क्वेश्चन सिंपल सा सिग्मा पाई बॉन्ड पूछे पिरिडीन के अंदर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आया था कि N2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थे उनकी एनर्जी का डायग्राम था कि एनर्जी के क्या ऑर्डर है। और चौथा क्वेश्चन वंडरवाल फोर्सेस से आया था। तो कुल मिलाकर मेरा मानना यह है कि हर साल केमिकल बॉन्डिंग से लगभग दो तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आप सोचो कि 45 में से यदि 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से ही आ जाते हैं तो अपने आप में समझिए आपकी इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इसके बगैर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो होती ही नहीं है। जैसे पी ब्लॉक के क्वेश्चन आएंगे, मैं कहता हूं केमिकल बॉन्डिंग से ही हो जाते हैं। दूसरा, डी एंड एफ हर जगह जरूरत पड़ती है, तो इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा टॉपिक है। मैं आज आपको इसके 2 पेपर सेंड कर रहा हूं, पहले तो डाउनलोड कर रहा हूं, देखो आप उनको, उन पेपर्स को आप करें अपने आप पहले, फिर उसके बाद में जो नहीं होते हैं उनके सॉल्यूशन देखें। तो मैं आपको पेपर फर्स्ट डाल रहा हूं, देखो एक बार ध्यान से, नीट एग्जामिनेशन केमिकल बॉन्डिंग के लिए। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके 2 पेपर तैयार किए हैं। पहला पेपर में सिलेबस है आयनिक बॉन्ड आएगा, बीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन तक है ये पहला पेपर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, जैसे एमओटी है, वेस्पर थ्योरी है, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्ड वगैरह, ठीक है। जैसा कि आपके पास में पता है आपको कि साहब नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। वैसे आपके 2 सेक्शन आते हैं, उसी के बेस पर बना हुआ है पहला पेपर। जो देखो टेस्ट पेपर फर्स्ट में 2 पेपर सेक्शन है, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए के अंदर टोटल 35 क्वेश्चन है, सभी करने कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं। यदि आप ज्यादा करते हो तो आपके जो शुरू के 10 क्वेश्चन है वो ही कंसिडर किए जाएंगे, बाकी नहीं। नेगेटिव मार्किंग है, करेक्ट क्वेश्चन पर 4 मिलेंगे आपको, इनकरेक्ट पे -1 कर दिया जाएगा, और जिसका आंसर नहीं दोगे उसके लिए 0 मार्क का मतलब है, नहीं तो आपको डिड्यूस किया जाएगा, नहीं आपको नंबर मिलेगा, ठीक। तो ये मैं आपको फर्स्ट पेपर अपलोड कर रहा हूं, आप देखें इसको। क्वेश्चनों को करना पहले, उसके बाद क्वेश्चन जब हो जाते हैं फिर अपनी आंसर की से मैच करना, ठीक है। और उसके बाद जब क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो मेरे इन सॉल्यूशन से आप चेक करना, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर में अपलोड कर रहा हूं, पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। अपने आप करेंगे बिना किसी की हेल्प से, ठीक है। ये सेक्शन बी आ रहा है, फिर उसके बाद में इसकी की देखना और अपने आंसरों को मैच करना कि आपके कितने गलत हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो गलत हुए उनसे आप मेरे सॉल्यूशन चेक करना, फिर देखना ये की है इसकी फर्स्ट पेपर। फिर इसी तरह से मैं सेकंड पेपर भी डाल रहा हूं आपको, दोनों पेपरों को देखें। सेकंड पेपर भी आपके पास में आ रहा है, सेकंड पेपर में भी इसी तरह से आप खुद करेंगे। पहले ये सेकंड पेपर है, इसके अंदर 45 क्वेश्चन है, ठीक है, और 45 की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आपके पास में सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के 45 क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूं, एक बार देखें उनको, फिर उसके बाद आप चेक करना अपने इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और जो गलत है उनको आप सॉल्यूशन चेक करना। ये 45 क्वेश्चन में डाल रहा हूं सेकंड पेपर के, देखिए आप, ये आपका सेकंड पेपर में डाल दिया है, इसमें 45 क्वेश्चन है, ये इसके आंसर की है। अब मैं आपको शुरू से, ठीक है, फर्स्ट पेपर से आपको ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पेपर अपना चेक करो, देखिए आप सॉल्यूशन देखना और जो दिक्कत आए वो मेरे से पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द, ये पूछा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एट नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले आप नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता है कि सेंटर में नाइट्रोजन लिखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंटर में लिखा करो, उसके चारों ओर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाया करो, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है इसलिए टर्मिनल पर रखो। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे ये 3 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के, ठीक है। इसकी वैलेंसी तो हो गई कंप्लीट, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन को आपको पता है साहब इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। यानी देखा जाए तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके बाद में इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी, ऐसा कंपाउंड है ये। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए साहब 3, और 3 जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो आप इसको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलेंगे sp2। ये इसकी स्ट्रक्चर थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ द आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। अब बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। तो पहली लाइन तो है कि जब भी किसी आयन को, चाहे कैटायन हो या एनायन, 2 क्वेश्चन डाले मैंने इस पेपर में, कैटायन हो या एनायन, जब आप उसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या है कि आयन सॉल्वेटेड हो जाते हैं। सॉल्वेटेड का मतलब है कि साहब आयन डाइपोल अट्रैक्शन, देखो मैं क्या कह रहा हूं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, इस साल क्वेश्चन भी था,
आयन डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पर उतना ज्यादा सॉल्वेटेड होगा, इसलिए साइज लार्जर होगा। चार्ज यदि सेम है तो आप साइज चेक करो, जितना स्मॉलर कैटायन होगा उतना ज्यादा सॉल्वेटेड होगा, साइज लार्जर। और जब साइज बढ़ जाता है तो मोबिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि साहब सीक्वेंस ऑफ द आयनिक मोबिलिटी, इसका मतलब है वाटर में जो सबसे स्मॉलर साइज का होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा। तो आप चेक करो, जो पोटेशियम है उसका साइज लार्जर, इसलिए सबसे कम हाइड्रेटेड होगा, एंड हेंस इट मींस कि हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन का साइज सोडियम और लिथियम हाइड्रेटेड से स्मॉलर होगा, देयरफॉर हाई कंडक्टेंस। ठीक है, मोबिलिटी भी ज्यादा। परोक्साइड आयन किस में प्रेजेंट है, तो देखो चार ध्यान रखा करो, मैग्नीशियम पर आपको पता है +2, पोटेशियम पे +1, लिथियम पे +1 और यहाँ पर बेरियम पे +2। तो ये जो लास्ट में क्वेश्चन लिख रखा है बेरियम +2 और O2 -2, अब ध्यान रखना आप ऐसे चेक किया करो इसको। तो ये आपके पास परोक्साइड आयन है। क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द लेटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखो, लेटिस एनर्जी जब मोनोवेलेंट आपके पास में है तो लेटिस एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई अट्रैक्शन ही तो है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड सम ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड आयन। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो तो सब है, तो आप याद इसमें क्या करोगे, इसमें जो एनायन है उसकी साइज चेक कर लो, क्योंकि साइज बढ़ने से लेटिस एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, विच वन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करे, इसका मतलब है साफ सीधी सी बात है कि उसके आउटर मोस्ट, पहली लाइन तो ये ध्यान रखें कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट को किसी भी हालत में एक्सपेंड नहीं कर सकते, एम्प्टी ऑर्बिटल होता नहीं। तो देखो ये जो BeF4 बना हुआ है, इसमें ध्यान से देखो, BeF4 ध्यान से समझना, इसके अंदर सपोज इसकी इलेक्ट्रॉन वो बोल देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट में X, और फ्लोरीन की होती है साहब आपको पता है -1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में +4। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट किसी भी हालत में अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते +2 के अलावा, और इस यहाँ पर कितनी आ रही है +4, वो पॉसिबल नहीं, इसलिए यही कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन एक बार फिर देख लो, नहीं मिलेगा। फॉस्फोरस, इसमें क्वेश्चन है व्हाइट फॉस्फोरस P4 डज नॉट कंटेन। अब इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, एक बार फिर समझा देता हूं P4 में स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो एक बार ध्यान से देखिए, P4 की स्ट्रक्चर आपको पता है ना कि साहब ये जो है ना N2 के जैसा p बॉन्ड नहीं बना सकता। रीजन क्या है कि फॉस्फोरस का साइज होता है लार्जर साइज होने की वजह से जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं मोर डिफ्यूज, और मोर डिफ्यूज ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से जरूरी नहीं है कि जो पाई बॉन्ड बनता हो एग्जिस्ट ही करता हो, इसके लिए जरूरी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होना जरूरी है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए कम से कम 2p यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए, तब बनता है p बॉन्ड। आप चेक कर लो कितने भी पाई बॉन्ड आप जानते हो, p जिसमें उसमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए, 3 से ऐसे नहीं बनता। तो फॉस्फोरस क्या करेगा फिर, अपना ऑक्टेट सिंगल बॉन्ड से पूरा करेगा। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं। P4 में क्या है कि P4 जो बनता है मॉलिक्यूल, उसके अंदर एक फॉस्फोरस प्लेन में 3 तो रहते हैं, ये प्लेन में देखो इस तरह से 3, एक तो बॉन्ड ये बना दो, एक ये बना दो, एक ये बना दो, ठीक है 3 बॉन्ड हो गए ना। एंगल चेक करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, 60 डिग्री का ये एंगल है, ध्यान रखना आप। अब एक फॉस्फोरस इसके ऊपर, अब जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल में ऊपर है, और इस फॉस्फोरस का बॉन्ड भी है, एक ये बॉन्ड भी है, एक ये बॉन्ड भी है। देखा होगा आपने बुक में ऐसा लिखा होता है, ये जनरली एक्चुअल में वो 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं बाकी 3D सोचेंगे तो ये फॉस्फोरस ऊपर है। अब देखो इसके बारे में पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि कौन सी बात इनकरेक्ट है फॉस्फोरस P4 के बारे में। देखो 6pp सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल देख लीजिए आप, 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 है साहब 6। 4pp सिंगल बॉन्ड, ये इनकरेक्ट है। और समझा देता हूं, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चारों फॉस्फोरस पे एक एक लोन पेयर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 5, जिससे 3 ही तो बॉन्ड बने हुए हैं। चेक कर लो ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। अच्छा pp होंगे इतना है, ठीक है, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड, ठीक है। अब यदि मोनो एटॉमिक है तो आप लेटिस एनर्जी देखें, जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो यही पे चेक कर लो साहब। हाँ, ये पूछा है कि नाइट्रेट आयन के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर भी जैसे नाइट्रिक एसिड की बनाए ना, उसी तरह नाइट्रेट आयन की बनाया करो। देखो आपको समझा देता हूं, नाइट्रेट आयन में कुल मिलाकर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन के में कितने होते हैं 6, तो 3 ऑक्सीजन है तो 18 ये हो गए, एक चार्ज है, यानी कुल मिलाकर आपके पास में 12 पेयर है। बीच में रखोगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, चारों ओर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखोगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए हर एलिमेंट का सेकंड पीरियड का, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने पर ऐसे ये स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन पेयरों को अरेंज करो आप,
ये साहब आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज कर देंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे नाइट्रेट आयन में, तो इस सेंट्रल नाइट्रोजन पर आएगा प्लस और इन दोनों पर क्या आ जाएगा माइनस, चेक कर लो, इसलिए नेट चार्ज बच जाएगा -1। अब पढ़ लेते हैं इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है नाइट्रेट के। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, बिल्कुल सही है, क्योंकि वैलेंसी के सामने नंबर ऑफ बॉन्ड को कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1.33, बिल्कुल। टोटल बॉन्ड कितने बने हुए सेंटर एटम से 4, टोटल लिंकेज कितनी है 3, तो 1.33, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोजन +1, बिल्कुल देख लीजिए आप, चार्ज +1, ऑल आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, विच स्पीसीज हैज मोर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप देखो ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर बनाया करो, बॉन्ड पेयर में दोनों आते हैं, बॉन्ड पेयर में दोनों आते हैं, कौन कौन से, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और पाई बॉन्ड भी हो सकता है, बस बॉन्ड पेयर बताना है जिसमें बॉन्डेड है। तो CO2 के अंदर मैं पूछूं, बताओ भाई हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, तो आप आंसर क्या देंगे 4। मैं पूछता हूँ मीथेन में कितने बॉन्ड पेयर, बोले 4। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितने, 4, तो सब में बराबर है, ध्यान रखना। फॉस्फेट आयन के बारे में बतानी है आपको, फॉर्मल इसमें बतानी है फॉर्मल चार्ज एट द ऑक्सीजन एटम इन PO बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फेट आयन की स्ट्रक्चर लिखिए आप, सबसे पहले ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, ये देखो एक बार रेजोनेंस है, ये था फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन बनाओ, इन तीनों पर आपके पास में रहेगा नेगेटिव चार्ज। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान रखना आप, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के संग बना लो, एक बार इसके संग, एक बार इसके संग, एक बार इसके संग। अब ध्यान रखना, जब आइडेंटिकल बनती है तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जैसे 4 स्ट्रक्चर बनी, तो उन 4 में इस ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो एक तो पे तो कोई चार्ज नहीं है, बाकी पे सब पे कितना आएगा नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी बार आएगा 3 बार, और ऑक्सीजन कितनी है 4, तो ये एक ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज हो जाएगा माइनस का 3/4 यानी 0.75। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व बॉन्डिंग इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, बस ये पूछा कि कितने इन्वॉल्व में बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, तो बनाए साहब अपन ओजोन के बारे में, आपको पता है ओजोन में भी फिर सुनो उसी तरह से बनाया करो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। एक ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 6, 3 है आपके पास में, 3 ऑक्सीजन है तो आपके पास में 18, बीच में रखो एक ऑक्सीजन को और ऐसे बना दो, तो एक का ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए, ये वही डोनर रिसेप्टर का बॉन्ड है, चेक कर लो आप। ठीक है, तो कितने बॉन्ड पे इसमें पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड में 2 होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए साहब, ये लो। क्वेश्चन, बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट, यानी आयनिक भी होना चाहिए कोवेलेंट भी होना चाहिए, तो मीथेन तो कैसा है जिसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड है, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच। अब ये है NaOH, अब देखो इधर ध्यान से, ये NaOH, पहली बात तो Na और OH के बीच में आयनिक बॉन्ड, और जो ये बना हुआ है OH anion, इसमें कोवेलेंट भी ये रहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, यही आंसर दे दो, बाकी दोनों फिर कोवेलेंट, ये कोवेलेंट है और ये ओनली आयनिक। विच हैज हायर हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन के लिए आपको फिर ध्यान होना चाहिए, चार्ज ज्यादा रखा करो, साइज स्मॉलर। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, एक एलिमेंट है एक्स, अब देखो एक्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक्स की वैलेंसी तो हो गई साहब 2, और इधर वाई के आउटर मोस्ट शेल में चेक करो कितने हैं 7, 7 का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो, तो x1 को लिखने की जरूरत नहीं, y2, ये लो साहब ये इसका कंपाउंड बन गया, फर्स्ट 1 को लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर था ये 14। क्वेश्चन नेक्स्ट समझा रहा हूं आपको 15, देखिए क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर थर्मल स्टेबिलिटी। अब फिर ध्यान रखा करो हमारी बात को, कई बार मैंने दे दिया, इन चीजों को समझना आप, केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ते हो आयनिक कंपाउंडों में, तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए 2 बात ध्यान रखनी है मेनली, यदि मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक एनायन है तो मेनली लैटिस एंथैल्पी, और यदि पॉली एटॉमिक का मतलब एक से ज्यादा एटम का एनायन है तो आप क्या करोगे कंपेरेबल साइज। तो आप ध्यान से देखो इसके अंदर सुपर ऑक्साइड, ये सभी सुपर ऑक्साइड है, आपको पता है ना O2 पर चार्ज कितना है -1, क्योंकि इनमें एल्कली मेटल है उसमें +1, तो सुपर ऑक्साइड है लार्जर साइज का है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए आइडियल अरेंजमेंट बने, इसलिए ध्यान रखो कैटायन भी बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा कैटायन होगा उतना मोर स्टेबल, तो सबसे बड़े कैटायन को चेक कर लो, ये लो साहब सीरियम दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट साइनाइड आयन, साइनाइड आयन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो इधर ध्यान से स्ट्रक्चर बनाया करो। साइनाइड कैसे बनाते हैं, बोले साहब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 4, नाइट्रोजन के में कितने होते हैं 5, और लिखा हुआ है साइनाइड एनायन, तो एक और है इसके पास में, टोटल कितने हो गए 10 का मतलब 5 पेयर रखो साहब, 3 पेयर तो दोनों के बीच में रख दो, लो साहब ये इसका साइनाइड। अब फॉर्मल चार्ज निकालो, तो इसमें फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो नाइट्रोजन के तो वही हो गए आउटर मोस्ट शेल में जितने न्यूट्रल में थे 5, अब भी वही है, कार्बन में 1 बढ़ रहा है इसलिए इस पे है वो नेगेटिव चार्ज। आप सब बात पढ़ लेते हैं, लीनियर है साहब, सही है और क्या, क्योंकि तो 2 एटम जब भी होते हैं मॉलिक्यूल में तो ऑलवेज लीनियर ही होता है, ऑल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल आर लीनियर। फॉर्मल चार्ज एट नाइट्रोजन इज 0, करेक्ट, चेक कर लीजिए
इट हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 तो ये रहे बॉन्ड और 2 रहे लोन पेयर, बिल्कुल सही है ये भी। और इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये गलत है साहब। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, ध्यान रखें। तो इसमें पूछा है ना इनकरेक्ट, तो आपके पास में ये फोर्थ ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट इट इज इलेक्ट्रॉन रिच भी बोल सकते हो, या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों पर, एम्बिडेंटेड है हालांकि, बाकी बोलेंगे। विच ऑफ द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन? आप ध्यान से देखो, ट्राइवेलेंट और सल्फेट होता है साहब, ऐसे सिंपल क्वेश्चन था 5वीं दूसरी क्लास के लिए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, इधर 2 लिख दोगे और एक से ज्यादा यदि एटम हो तो ब्रैकेट में लेके कर दिया करो। लो साहब 17। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच हैज हायर थर्मल स्टेबिलिटी? अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? ओवरलैपिंग से, जिसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन 18 था। क्वेश्चन नेक्स्ट समझा रहा हूं 19 देखो। क्वेश्चन 19, विच इज नॉट आइसोमॉर्फिक ऑफ K2CrO4? पोटेशियम क्रोमेट नाम है। अब पहले मैं आपको आइसोमॉर्फिक के बारे में एक लाइन समझा देता हूं। बोले साहब ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ठीक है, आयनिक कंपाउंडों का एक फिनोमिना है, किसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक, वो समझना ध्यान से। आइसोमॉर्फिक के लिए 2 बात कंडीशन है। सबसे पहला, जो कैटायन और एनायन है दोनों कंपाउंडों में सिमिलर वैलेंसी के होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब उनको कह देते हैं अपन आइसोमॉर्फिक। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है साहब पोटेशियम क्रोमेट, तो पोटेशियम पर तो 1 है और ये जो क्रोमेट है इस पे -2 चार्ज है। अब आपको ऐसा ही देखना है, इसमें कैटायन पर +1 चार्ज हो और एनायन पर -2 चार्ज हो और टोटल एटम कितने होने चाहिए उसके अंदर? 5, ऐसा चेक करना है। तो ये सल्फेट भी है, कार्बोनेट गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बोनेट में चार्ज तो -2 है लेकिन नंबर ऑफ एटम इससे कम है, इसलिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, बाकी सब है। पोटेशियम मैग्नेट भी है और सोडियम क्रोमेट भी है। इन विच, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा हूँ, इन विच पेयर बोथ स्पीसीज आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल? अब देखो पहला CO और NO, इसके अंदर CO तो ऑक्टेट रूल को ओबे करता है, NO नहीं करता क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में BeCl2 ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, CF2 करता है। तीसरे में देखो इसको ध्यान से, थर्ड ऑप्शन को देखिए, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है साहब, एक तो MnO2 और एक NO2। अब ये जो NO2 है ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ओबे नहीं करता। इस MnO2 को MnF2 को चेक करो एक बार, देखिए इधर इसके अंदर है MnF2। MnF2 भी एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Mn पे +2 चार्ज है, और जब +2 लिखोगे ना तो इसका आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3s2 3p6, और जो 4s है वो बाहर निकल जाएगा और 3d5, 4s निकल गया, इसका बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं पूछूं आउटर मोस्ट में काउंट करो तो कितने हो गए साहब? 13 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये भी एक्सेप्शन है। तो ध्यान रखना डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनके जो कैटायन है उनमें जनरली एक्सेप्शन होते हैं ऑक्टेट रूल के, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ध्यान से देखो। फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O? तो N2O की स्ट्रक्चर बना लिया करो साहब, कई स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ये लिखी देखो, 2 सिग्मा और 2 पाई, एक रेजोनेंस और बना लो, मोर स्टेबल तो ये रहेगी। तो 2 तो इसके अंदर कितने हैं? हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई? 2 है साहब, चेक कर लीजिए। विच ओवरलैपिंग मेक कोवेलेंट बॉन्ड एज्यूमिंग Z इज मॉलिक्यूलर एक्सिस? तो Z पर लेकर आना है। अब आपको पता है ना कि जिसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, प्रॉपर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी, वहां से बॉन्ड बनते हैं, वो मैं आपको चेक कराता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूं इस समय 22 को, हिसाब बॉन्ड कौन सा है? ये Z एक्सिस है, ध्यान से देखो। ठीक है, पहला है आपके पास में S, वो कोई डायरेक्शन नहीं है, ये Z एक्सिस है तो लिख रखा है साहब PX, बोले साहब नहीं प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा लिख रखा है PY, दूसरा बॉन्ड लिख रखा है इसके अंदर Z में PX PY, तो ये तो सपोज PX है, PY कैसे रहेगा? इसके परपेंडिकुलर, उससे भी नहीं बनेगा। तीसरा लिखा है PX PX, हाँ PX PX से बॉन्ड बन जाएगा, और बताए बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना। PX PX की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, कौन सा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें यही पूछा है कि साहब कौन सा जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में या बना सकता है? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तो कई तरह के होते हैं, चाहे सिग्मा हो या पाई हो या डेल्टा हो, बन जाएगा साहब। उन्होंने ये तो पूछा नहीं कौन सा बनाना है। विच टाइप पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरिक एसिड? तो पहले क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर लिखा करो। देखो आपको बताता हूँ, क्लोरीन सेंटर में रखनी है, इसके चारों ओर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाने, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड, और क्लोरीन आपका ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकती है। क्लोरिक एसिड में आपके पास में एक हाइड्रोजन भी है, इसलिए ऑक्सीजन के संग जोड़ो और एक लोन पेयर। अब इस पर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी? sp3। sp3 का मतलब अब क्लोरीन के 5 बॉन्ड की कंडीशन में लेकर आओ इसको, 3s2 3p5, ग्राउंड स्टेट में केवल कितने बॉन्ड बना सकती है? ये एक बॉन्ड। अब आपको इसको एक्साइट करना है, एमटीडी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं इसके पास में।
जिसके अंदर ये 5 बॉन्ड बना सके। तो आपको 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक ले जाना पड़ेगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर करो। अब यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई, इससे तो बने हुए साहब सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है ये रहा, ये भी लोन पेयर कोई पूछ लेते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ध्यान रखना। और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए किससे, इन p ऑर्बिटल से। अब ये दोनों जो पाई बॉन्ड बने वो कौन से हैं एक्चुअल में, डी पाई पी पाई, क्योंकि इनके डी और ऑक्सीजन के पी। तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर बताओ कौन से बॉन्ड है, तो क्या आंसर देंगे, डी पाई पी पाई, सेकेंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नेम्स विच सो बेरी सूडो रोटेशन। अब बताओ क्या होता है बेरी सूडो रोटेशन, याद करो थोड़ा। तो ध्यान से सुनो, ये जो होती है ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, जब इसमें फ्लोरीन एक्सियल और इक्वेटोरियल पर लगे होते हैं तो ये इंस्टेंटेनियसली अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, बस इसी को कहते हैं बेरी सूडो रोटेशन। ध्यान से सुन लो, पीस ये फ्लोरीन होने चाहिए एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब जैसे पहला कंपाउंड है इसके अंदर, ध्यान से सुनो, PF2Cl2, तो आपको ड्रैगो रूल भी ध्यान रखना है, बेंट रूल भी ध्यान रखना है, और फिर बेरी सूडो रोटेशन। तो बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पर जोड़ो। अब इस पहले वाले कंपाउंड में एक्सियल और इक्वेटोरियल पर फ्लोरीन नहीं है, इसलिए बेरी सूडो रोटेशन शो नहीं करता। दूसरे वाले में एक ही फ्लोरीन है, इसलिए भी नहीं करेगा। तीसरे वाले पर आओ, PF3Cl2, अब इसको देखो, PF3Cl2, तो 3 जोड़ने, तो 2 तो यहाँ जोड़ दोगे, एक आपको देखना है। अब ये बात ध्यान रखनी है, एक्सियल और इक्वेटोरियल इंस्टेंटेनियसली अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं, फ्लोरीन होना बहुत जरूरी है, इसी को क्या कह देते हैं, सूडो बेरी सूडो रोटेशन। तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, विच आयन हैज लोअर आयनिक मोबिलिटी, फिर वही आ गया, विच आयन हैज लोअर आयनिक मोबिलिटी इन वाटर। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा सॉल्वेटेड हो जाएगा उतनी ही आयनिक मोबिलिटी कम, क्योंकि साइज लार्जर। तो सॉल्वेटेड के लिए स्मॉलर साइज होना चाहिए फ्लोराइड, more solvated, larger in size and hence low ionic mobility in water. Answer first. Which of the following does not exist in nature? अब फिर ध्यान से देखो, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना डी ऑर्बिटल के किसके संग होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संग। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करे, पॉजिटिव चार्ज आते ही सेंट्रल एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए जो इसके डी ऑर्बिटल थे डिफ्यूज, वो कॉन्ट्रैक्ट होते 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 न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, एंड हेंस मेक बॉन्ड विद इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम आएगी, देखो अच्छा इसमें भी 4 बॉन्ड बना सकता है, मिलता है NaBH4, चेक करो, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम है कि क्लोरीन के डी ऑर्बिटल को ब्रोमीन क्या नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट। ये डी ऑर्बिटल की कंडीशन है, ध्यान रखना, इफ सेंट्रल एटम यूज देयर डी ऑर्बिटल देन इट मस्ट बी ओवरलैप विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर नॉन मेटल, by which their diffuse d orbital become contracted and near to the nucleus and make strong bond by effective overlapping. ये कंडीशन है, ध्यान रखें यार। क्वेश्चन नंबर 27, which has higher lattice energy। लैटिस एनर्जी के लिए आपको फिर ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और सम ऑफ द रेडियस ऑफ आयंस। तो चार्जेस चेक किया करो जब कहीं क्रॉस क्वेश्चन हो, तो जैसे पहले में चार्ज है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है साहब, +3, ऑक्साइड पे कितना है, -2, तो 3 × 2 सबसे ज्यादा यही आएगा, चेक कर लिया करो, ठीक है। विच स्पीसीज इन कार्बन स्पीसीज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर विल बी लोएस्ट। तो आप इसकी स्ट्रक्चर चेक करो साहब, कब सबसे कम किसके अंदर आएगा। देखो आपको समझा, बॉन्ड ऑर्डर समझते हो ना, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, जैसे पहले लिखा हुआ है, देखो आप यही समझो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोले बॉन्ड ऑर्डर है 3, MOT लगा लेके चेक कर लिया करो। दूसरा CO2 बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, चेक करो, 2 एटम के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोनेट, बना के देखो, स्ट्रक्चर बना के देखिए, ये कार्बोनेट, तो टोटल बॉन्ड कितने बने हैं, 4, बॉन्डेड कितने, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33। एक इसको भी देखो, फॉर्मेट आयन को, फॉर्मेट, ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस जरूर है, तो यहाँ पर भी ऐसे नेगेटिव और डबल बॉन्ड ये, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5, क्योंकि बॉन्ड कितने बने हुए, 3, एटम कितने हैं, 2, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो इसमें पूछा है कि स्पीसीज इन विच लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर विल बी लोएस्ट, तो आंसर क्या दो आप, कार्बोनेट आयन। क्वेश्चन 29, विच वन हैज हायर कंडक्टेंस। फिर वही क्वेश्चन, हायर कंडक्टेंस के लिए क्या जरूरी है, छोटा साइज और लेस हाइड्रेटेड। तो हायर कंडक्टेंस फिर इसके, क्योंकि रुबेडियम का साइज लार्जर, लेस हाइड्रेटेड, इट मींस स्मॉलर इन साइज इन एक्वस, देयरफॉर हाई कंडक्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एक उसका है, बोर-नेबर साइकिल से चेक कर लो, एडवेट कर लिया करो, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 30, बोर-नेबर साइकिल से आयनिक कंपाउंडों के एंथैली फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला है। इनसे आप लैटिस एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो यदि एंथैली फॉर्मेशन दे रखी हो तो, और एंथैली फॉर्मेशन तो हम प्रैक्टिकल से कैलोरीमीटर में फाइंड कर लेते हैं, एक्चुअल में लैटिस एनर्जी इसी से निकलती है। तो इसमें लिख रखा कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी
ऑफ लिथियम फ्लोराइड। अब लेटिस एंथैल्पी फ्लोराइड की बताने के लिए सबसे पहले इसकी वो लिखिए आप, एंथैल्पी फॉर्मेशन की इक्वेशन। ये था, अब LiF बना हुआ है, हाफ कर देना, सबकी एनर्जी को ऐड कर दो। ठीक है, कितनी एनर्जी है, एक तो सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है लिथियम की, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रॉन बाहर करो, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ मोल की लेनी है, दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी गिवन है, फिर ये गैस में बन जाएगा, ये गैस में सबको ऐड कर लेना, ये हो जाएगी लेटिस एंथैल्पी। फिर बोर्न-नेबर साइकिल हेंसलो पर बेस्ड कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। विच वन इज द करेक्ट अबाउट द साइनेट आयन। अब फिर देखो साइनेट आयन बन, स्ट्रक्चर आनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले साइनेट आयन में मैं पूछूं, बताओ भाई सेंट्रल एटम कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए पॉलीवैलेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको रखा करो बीच में, चाहे यहाँ पर कैसा भी लिखा हो। जैसे मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है इसको, या बुक में ऐसे ही मिलता है ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, CNO। किसको लिखोगे सेंटर में, कार्बन को, ध्यान रखना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखना है बीच में, और बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्टेट कंप्लीट करो, बोले एक तो ये हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया, कार्बन का भी हो गया, नाइट्रोजन पर लगा दो साहब, नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, एक एक दूसरा भी बना सकते हो इसको इस तरह से, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बना दो ट्रिपल बॉन्ड, और ऐसे भी यहाँ पर चार्ज लगा दो माइनस का। ठीक है, कोई पूछे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो यही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए, इसलिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है साइनेट की। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो करेक्ट अबाउट द साइनेट। पहला, इट इज लीनियर, कोई सी भी चेक कर लो, लीनियर ही रहेगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यदि कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मोर स्टेबल से दिया करो आंसर। दूसरा ऑप्शन, फॉर्मल चार्ज एट कार्बन इज 0, सही है, दोनों में से भी चेक कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अगला, कार्बन ऑक्सीजन, ये इज मोर स्टेबल से देना है। देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इज लॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन। अब ये इसका आंसर यहां से निकलेगा, क्योंकि मोर स्टेबल के जैसा होता है। यदि आपको पता है ना रेजोनेंस होता हो, तो जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब एक्चुअल स्पीसीज किससे मिलती है, मोर स्टेबल से। कितनी मिलती है, बोले साहब मेनली, मैं लिखाता रहता हूँ क्लास में 99.9999, ऐसे सोचो। यानी ये स्ट्रक्चर जो साइनेट आयन है एक्चुअल में मोर स्टेबल के जैसा। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, 1, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल। इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बजाय ट्रिपल से, इसलिए ये भी सही है। देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज लॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, करेक्ट, इसलिए चारों ऑप्शन सही, ऑल आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, 32, which overlapping made a strong bond assuming x is in molecular axis, internuclear axis या molecular क्या है, x। अब आप ध्यान रखना कि x एक्सिस, जैसे ये x माननी है, तो अब आपको x x के बीच में ही ओवरलैपिंग कराओ जिससे सिग्मा बॉन्ड बने। देखो पहली बात, जैसे p पहले लिख रखा है, pz पाई बनेगा, पी वाई पाई बनेगा, पी एक्स से क्या बनेगा, सिग्मा। ध्यान रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो उससे पाई बॉन्ड बनता है, और इंटर जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उससे बनता है सिग्मा। आंसर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SF4। देखो इधर SF4 क्वेश्चन 33 देखिए आप, एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो 33 को इनकरेक्ट बताना है आपको, SF4 के SF6 के बारे में, सॉरी SF6। तो सबसे पहले क्या करो, सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, बोलिए, बोले 6, तो 6 बॉन्ड बनाने के लायक बनाओ इसको, क्योंकि आपको पता है ना कि सल्फर तो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन फैमिली में आता है, इसलिए ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 3s2 और 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6 बॉन्ड बनाने की कंडीशन में तो है नहीं ये, 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इसको एक्साइट करो इलेक्ट्रॉनों को साहब, ये है। क्योंकि आपको पता है ना कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग से, और ओवरलैपिंग चाहे VBT कराओ या MOT, वो परमिट केवल उन्हीं को करती है जिनके पास में कैसे होने चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन, तो बना सकते हैं। इसलिए साहब इसको एक्साइट कीजिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करके कहाँ पे भेज दो आप, इस D में भेज दो, इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। पहली बात इधर देख लो, अब आप ये लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और ये सेकंड मैंने एक्साइट कर दिए, यहाँ पे बनेगा। अब देखते हैं आप पहला, ठीक है, इन विच S px py pz dz स्क्वायर एंड dz, ये जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ सल्फर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए साहब, क्या आया है, sp3d2। कैसी ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टेडल। ऑक्टेडल का मतलब समझा करो, 4 बॉन्ड तो बनाओ प्लेन में 90 पर, और एक इसके ऊपर, एक उसके ऊपर और एक इसके नीचे। मैं जनरली ऐसे दिखा देता हूं उसको, ध्यान रखो, एक ऊपर नीचे। तो ये जो ये ऑर्बिटल है ये तो किससे मैच करता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थे, और ये जो ऊपर नीचे का बॉन्ड है ये किससे करेगा, dz स्क्वायर थे, इसलिए ध्यान रखना सही है पहला ऑप्शन। वैलेंसी ऑफ सल्फर 6, ठीक है, इट फॉर्म इन सेकेंड, सही है। मैक्सिमम 4 एटम्स प्रेजेंट इन द प्लेन, 4 नहीं दोस्तों, कितने एटम है एक प्लेन में, मैक्सिमम 6, इधर 5, कैसे वो समझा देता हूं, देखो इधर मैक्सिमम
ये पांचों बॉन्ड एक ही प्लेन में, एक ऊपर लगा हुआ है फ्लोरीन और एक नीचे, तो पूछे मैक्सिमम कितने एटम है एक प्लेन में, तो आंसर लिखेंगे 5, इसलिए इनकरेक्ट यही है, आपको इनकरेक्ट ही बताना था इसमें। क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ SO3, रेगुलर मॉलिक्यूल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देखो रेगुलर मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइगोनल प्लेनर। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल इन CH4, अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे तो लग रहा है ना बिल्कुल एलिमेंट्री, लेकिन 90% स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, 90% बोल रहा हूं मैं, इसलिए आप इसको नोटिस कीजिए। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल इन CH4, जनरली ज्यादातर के मुंह से निकलता है साहब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसलिए 4 होंगे, 4 नहीं, अब मैं आपको समझाता हूं इसको। हालांकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को मैं इस 2D में दिखाऊंगा तो अपने को ऐसी लिखी मिलती है, देखो इधर ऐसे है साहब, ये सपोज मीथेन, एक एक ये लो साहब, अब कैसे हैं वो बॉन्ड एंगल, इन पर नंबर डाल दो, एक, ये 2, 3 और 4। अब देखो एक बार, हाइड्रोजन फर्स्ट, कार्बन और हाइड्रोजन सेकेंड, इनके बीच में एक बॉन्ड एंगल, सब बराबर है, हाइड्रोजन एक, कार्बन और थर्ड एक दूसरा, हाइड्रोजन 1, कार्बन और 4 तीन, तो ये, फिर हाइड्रोजन सेकेंड, कार्बन और थर्ड ये चौथा, हाइड्रोजन 2, कार्बन और 4, और एक कार्बन, हाइड्रोजन 3, कार्बन और 4, तो कुल मिलाकर एक टेट्राहेड्रल में जैसे देखो 1 2 एक एंगल ये रहा, इसी तरह से बराबर है ना आइडेंटिकल, इसी तरह से ये एंगल देखो इधर ऐसे, तो 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, इसमें ध्यान रखना। एक मीथेन में कितने होते हैं, एक टेट्राहेड्रल में 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, मीथेन में सभी आइडेंटिकल है। वेस्पर थ्योरी डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल में हम वेस्पर थ्योरी से चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 36 भी एक बोर-नेबर साइकिल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप एंथैल्पी फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखेंगे, फिर बोर-नेबर साइकिल में क्वेश्चन इस वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है इसके अंदर भी देखो सब चीज दे रखी है, कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिए गए क्वेश्चन, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, वहां पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए करना है आपको। क्या पूछिए, लेटिस एंथैल्पी फाइंड करने की चाहिए कैल्शियम क्लोराइड की। अब सबसे पहला पॉइंट है कि कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की आपको रिएक्शन लिखनी है, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट में, ये सॉलिड में मिलता है वो गैस में ऐसे, फिर इसका आप क्या करोगे, सब्लिमेशन करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फर्स्ट सेकंड ऐड करके दे रखी है, जिससे इसको कैल्शियम बदलना, या बॉन्ड तोड़ना है, जिससे क्या है कि बॉन्ड एनर्जी पर मोल दी जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पर मोल है, ध्यान रखना, 1 क्लोरीन की है, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, और फिर लैटिस एनर्जी, तब आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिख रखा है सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लीड टू द इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, किससे बढ़ती है, तो पहला है कि हाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल जिससे आयन को खींच ले, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड सॉल्वेंट, बढ़िया क्वेश्चन, ये देखा जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो कंडीशन है, एंड लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी, यही करेक्ट है, चेक कर लीजिए आप, औरों को पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोर सॉल्युबल इन वाटर, अब ध्यान रखना फिर वही लाइन है, फ्लोराइड है छोटे साइज का, तो इसके संग जो छोटे साइज का कैटायन यदि आ गया जैसे बेरिलियम वगैरह इस तरह के, तो आइडियल अरेंजमेंट बन जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा, तो बड़े से बड़े साइज का कैटायन लगाओ आप। ध्यान रखना कि फ्लोराइड छोटे होते हैं, फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्राइड है, इस तरह के जो छोटे स्मॉलर एनायन होते हैं उनके संग छोटा जो कैटायन होता है आइडियल लैटिस बना लेता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम, तो बड़ा साइज का लाओ तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता रहता है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच स्पीसीज इन विच स्पीसीज बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाईएस्ट, जैसे अब इसमें भी एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लो, बॉन्ड ऑर्डर 2 के बीच में, कहते हैं सभी की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए बनाना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे NO प्लस है, इसी के बना के देख लो, NO2 प्लस की, देखो एक पहले वाली को बना के देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो साहब ये NO2 प्लस की स्ट्रक्चर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, रेगुलर मॉलिक्यूल है, 180 डिग्री का, ये इसके अंदर आंसर है, सबसे पहले बना के देख लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन हुआ हो, तो ये इनर्ट गैस के कंपाउंड है, आपको पता है ना, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, यदि कभी कंपाउंड बना हुआ है तो ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है, उसको कहते हैं हाइपरवैलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्जिस्टेंस, किसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पहले में एल्यूमिनियम के साथ 6 जोड़ सकते हो, 3D ऑर्बिटल आ जाते हैं, कार्बन के संग 4, यहाँ पर बोरॉन के साथ जो 6 जोड़ रखे वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बोरॉन फिर कौन से पीरियड में, सेकंड में, इसलिए ऑक्टेट को एक्सपेंड कर नहीं सकता, और वैलेंसी 4 से ज्यादा हो नहीं सकती, इसलिए ये नहीं बनेगा, ये भी बना लेगा क्योंकि थर्ड पीरियड में आता जुड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म स्टेबल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, Cl2 मिल जाता है, N2 मिल जाता है, O2 मिल जाता है, P2 नहीं मिलता, रीजन बता दिया था, इसलिए आंसर आपके पास में ये बिल्कुल सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम, तो स्ट्रक्चर बना के देखो, देख पहला HCF4, ठीक है, अब इसमें भी ध्यान रखना, HCF4 में जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं साहब 8 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचा हुआ है, देखो इसी तरह से
IF7 में कोई लोन पेयर नहीं, सेंट्रल एटम में 7 के साथ बॉन्ड बना हुआ है। XCF2 में 3 लोन पेयर है, ध्यान रखो। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 में से 2 ही तो काम आ रहे हैं, इसलिए 3 पेयर हैं, यही इसका आंसर है। उसके अंदर क्या है? BrF3, उसके अंदर 3 तो बना देगा बॉन्ड, 3 तो फ्लोरीन से बॉन्ड बना लो, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए 2 ही पेयर बचेंगे ओनली, इसलिए आंसर ये। क्वेश्चन 44 ये पूछा है विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप ध्यान से देखो, जिसका आयोनाइजेशन बॉन्ड वीक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग है नहीं, वीक है, बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाता है। विच कंपाउंड ऑल बॉन्ड एंगल आर नॉट इक्वल, देखो ये PCl5, ध्यान से देखो PCl5 में जो एक्सियल डिस्टेंस है, वेस्पर थ्योरी भी लगा सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन को भी चेक कर सकते हो, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होती है बजाय इक्वेटोरियल से, क्योंकि एक्सियल जो बॉन्ड है उसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन है? DZ² का, और आपको पता है कि D ऑर्बिटल DZ² है, ये इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, D ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल से। क्वेश्चन 46 विच ऑफ द फॉलोइंग molecule the valence shell has 3 bond pair of electron and 1 lone pair। बिल्कुल बच्चों का जैसा क्वेश्चन है, 3 तो बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, बोले पहला ये सब अमोनिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं, आपको बता दूं नीट के पेपर में, जो बिल्कुल इजी होते हैं। बस क्वेश्चन का खेल तो आपको बता दूं 5-7 क्वेश्चन का ही होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। 5-7 क्वेश्चन इसमें टॉप वाले होते हैं, जिनसे बच्चों का एडमिशन डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 विच वन हैज हायर थर्मल स्टेबिलिटी। अब फिर देखो, अब ये कौन सा एनायन है? उसी तरह का जैसे सुपर ऑक्साइड था ना, उसी तरह का लार्जर साइज का कार्बोनेट, इसलिए बड़े से बड़ा साइज का कैटायन फिट करो इसके साथ। जितने बड़े साइज का कैटायन फिट करेंगे उतना एनायन एनायन के अंदर रिपल्सन रुकेगा, मोर स्टेबल बनेगा। तो लार्जर साइज के कैटायन के साथ स्टेबिलिटी में लार्जर कैटायन ही चेक कीजिए। तो एक तो साहब आपके पास में लिथियम, एक मैग्नीशियम, एक बेरिलियम और एक सोडियम, सबसे बड़ा यही है, चेक कर लो आप। इसलिए आंसर 4। क्वेश्चन है 2s 2p 2p और 2s 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है सिग्मा बॉन्ड की। तो आप ध्यान रखना, डायरेक्शनल ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, PP डायरेक्शनल, PS एक नॉन डायरेक्शनल, SS दोनों ही नॉन डायरेक्शनल, इसलिए ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। अब फिर कार्बोनेट है, लार्जर साइज का, फिर यही देख लो, कार्बोनेट है बड़े साइज का, तो बड़े साइज का यदि आपने कैटायन फिट कर दिया इसके अंदर तो आइडियल अरेंजमेंट बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए छोटा रखो। तो नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता रहता है, तो इनमें सबसे छोटे साइज का कैटायन ये रहा, मैग्नीशियम, इसी की है। क्वेश्चन नंबर 50 दिखा रहा हूं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 है विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। फिर वही क्वेश्चन है कि फ्लोराइड है छोटे साइज के होते हैं, इसलिए छोटे साइज का कैटायन लगाओ, जितने छोटे साइज का कैटायन लगेगा आइडियल अरेंजमेंट बन जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे कम सोल्यूबल तो ये पूछ रहा है मोर सोल्यूबल, नीचे जाओ बढ़ जाएगी, यही आंसर है। लो साहब, ये आपके पास में पेपर फर्स्ट था जो मैंने डिस्कस किया, पेपर सेकंड को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक, करो इसको तैयार, ओके।